हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स या कहें ISO 27001। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या हमें रिकॉर्ड्स चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ISO 27001 इम्प्लीमेंटेशन की। तो फर्स्ट जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमें डिफ़ाइन करनी है वो है स्कोप। स्कोप में हमें ये देखना है कि उस एरिया को डिफाइन करना है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे ये एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर जिस पर हम दिखा रहे हैं कि ये जो एसएमएस पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंटेड होगी कस्टमर से रिलेटेड सारे एसेट्स पे, एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पे और बिजनेस पार्टनर्स की जितने भी डिटेल्स हैं या बेनिफिट्स हैं उनको उनके ऊपर। तो यहाँ हम स्कोप डिफाइन कर रहे हैं कि हम किन किन एरियाज पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद क्या है, जो चीज़ हमें डिफाइन करनी है वो है पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी वो चीज़ है, ये वो प्लान है जो कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि जो प्रोसीजर हम फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं टू गेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ताकि जो हमारा डाटा है, जो एसेट्स हैं, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स वो बेनिफिट्स हैं या वो प्लस पॉइंट्स हैं पॉलिसीज़ के जो कि हम चाहते हैं इन फ्यूचर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम की सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हम इन्हीं के बेसिस पे जज करेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हुए किए थे हमने, क्या वो सारे हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। तो इसके बाद जो हम चीज़ करते हैं दैट इज़ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी। रिस्क असेसमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने से पहले हमें रिस्क पता होने चाहिए कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिस्क हैं क्या। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ मेथडोलॉजी डिफाइन की हुई है कि असेसमेंट कैसे की जाएगी। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सारे थ्रेट्स या वल्नरेबिलिटीज़ जो हमारे माइंड में आती हैं उनको एक जगह लिस्ट डाउन करेंगे। ये लिस्ट हमें एक तरीके से हेल्प करेगी, ये एक चेक लिस्ट होगी हमारे लिए कि जो हम यूज़ करेंगे व्हेन एवर हम किसी भी एसेट को लेके या इंफॉर्मेशन को लेके जब हम उसकी रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हम इन वल्नरेबिलिटीज़ या इन थ्रेट्स को चेक करेंगे कि क्या ये वहाँ पर अवेलेबल है उस एरिया या उस एसेट्स पे, क्या ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ वो है। उसके बाद है कि एसेट रजिस्टर, जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं वेदर इट इज़ मैन पावर है, कंपनी के एसेट्स मैन पावर है, इंफॉर्मेशन है, कोई हार्डवेयर जैसी चीज़ है या कोई सिस्टम्स हैं, ये सभी हमारे एसेट्स हैं। हम इन सब को लिस्ट डाउन करेंगे। सर्वर है तो हम इन सब को लिस्ट डाउन करेंगे। पर अब हर जो हमारा एसेट है हम उसकी उस कुछ उसकी उसके अंडर कितनी क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं या क्या थ्रेट्स हैं, उन सबको हम चेक करेंगे कि क्या ऐसी कोई थ्रेट या वल्नरेबिलिटी अवेलेबल तो नहीं है। अब हम हर एसेट को सीआईए वैल्यू भी देंगे। सीआईए वैल्यू क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये यहाँ आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हो जहाँ पर कि हमने हर किसी की वैल्यू डिफाइन की हुई है कि किस लेवल की वैल्यू किस सेट को कौन सी वैल्यू दी जाएगी। तो वो हम यहाँ पर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है कि हम चेक करेंगे जनरली ये जो हम चीज़ें थ्रेट्स हम देख रहे हैं ये हमारी गट फीलिंग्स के बेसिस पे होगी कि या फिर प्रीवियस ईयर 1 ईयर या 2 ईयर के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम या इश्यूज हैं इस जोन में। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन के लीक आउट होने से या उसके गलत होने से वो चीज़ कंपनी को कितना, कंपनी के बिजनेस को, रैपो को या उसकी मार्केट वैल्यू को कितना इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसके बेस पे हम उसकी कैलकुलेट करेंगे उसकी थ्रेट वैल्यू कि किस तरीके किसी एसेट में अगर प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क हैं, तो उसकी थ्रेट वैल्यू कंपनी के को क्या है।
ठीक है। तो जब ये चीज़ें सारी कैलकुलेट हो जाएंगी, अगर फिर हम देखेंगे जो हाई लेवल की थ्रेट एरियाज हैं, हाई लेवल के थ्रेट एसेट्स हैं, हम उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, मिटिगेट करेंगे, उन्हें थ्रेट्स को हम मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको रिजॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल क्रिएट रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे कि मिटिगेशन सोल्यूशन जो है वो अ, हमें इम्प्लीमेंट करना है, या जो करंट रिस्क है उन्हें वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसको रहने देना है। तो ये सारे डिसीजंस होंगे मैनेजमेंट्स के बीच में। उसके बाद जो भी एरिया जो कि सोल्यूशन चाहता है, उस एरिया को सोल्यूशन दिया जाएगा और उसको ट्रैक किया जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी डॉक्यूमेंट हमें सेट करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर हम ISO 27001 की बात करें तो उसमें आप देखेंगे बहुत से क्लॉजेज हैं। ज़रूरी नहीं है हर क्लॉज हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सारे क्लॉजेस को लिस्ट डाउन कर लेंगे, मेन क्लॉजेस, सब टू सब क्लॉजेस को। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा क्लॉज जो है वो हमारी कंपनी पर एप्लीकेबल है। अगर कोई एरिया है जो कि हमें एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम उसे एक्सक्लूजन जोन में रख सकते हैं। लेकिन उस एक्सक्लूजन के लिए वी हैव टू गिव सम रीज़न। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं सारे एरियाज जो हम जो हमने चेक करने हैं बनाते हुए स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जैसे हमने पहले क्लॉज लिखेंगे, फिर कंट्रोल क्या सब कंट्रोल है, फिर एप्लीकेबल है या नहीं है हम पर, अगर हमने इंक्लूजन किया है तो क्यों किया है, हमने एक्सक्लूजन किया है तो क्यों किया है उस क्लॉज का, एग्जिस्टिंग कंट्रोल है क्या कंपनी में उसके रिलेटेड, अगर नहीं है तो हमने न्यू कंट्रोल हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हेड की या किस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और फिर हम जो भी हमने उस वल्नरेबिलिटी या उस थ्रेट या उस क्लॉज को रिजॉल्व आउट करने के लिए प्रोसीजर डिफाइन किया, यहाँ पे हम उसका रेफरेंस देंगे, ताकि हमें ये एक तरीके से सेंट्रल लिस्ट ऑफ वो है आपका, जहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है क्लॉज नंबर 7 का, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। रिस्क ट्रीटमेंट प्लान क्या है? वंस वी फाउंड द रिस्क या थ्रेट हमें पता चल गया है, अब हम उससे रिलेटेड एक प्लान डिफाइन करेंगे, जिसमें हम जो रिस्क फाइंड आउट हुआ है उसका क्या सोल्यूशन है, कौन कौन से एरिया को इफेक्ट कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो उस पर वर्क करेगा, उस पर एस्टिमेट कॉस्ट क्या आने वाली है, और कौन मैनेजमेंट की अप्रूवल है या नहीं है। उसके बाद उस रिस्क को किस टारगेट पीरियड तक हम उसे रिजॉल्व आउट करेंगे, और उसको कब तक हम क्लोजिंग करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हम रिस्क ट्रीटमेंट प्लान के अंडर डिफाइन करेंगे। उसके बाद होगा रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट होगी जो कि डिटेल्ड रिपोर्ट होगी एक पर्टिकुलर रिस्क को लेकर। इसमें ओवरऑल जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, सो दैट, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एरिया है, उसको हम किसी छोटी चीज़ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जो अगर कोई रिस्क है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उसको जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट के अंदर कंसीडर करेंगे कि, और उसमें ये सारी डिटेल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्या जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो गोल, ऑब्जेक्टिव, इवेंट बीइंग असेस्ड, कौन कौन से एरियाज चेक किए गए थे इस टाइम पर। ठीक है। रिस्क का टॉलरेंस लेवल क्या है, टॉलरेंस अगर फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ मिस हुई है तो वी कैन लाइक इग्नोर इट, लेकिन अगर लेवल हाई है तो वी हैव टू टेक केयर। इन द करंट एनवायरनमेंट क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी डिफाइन हियर, राइट। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। ठीक है। तो कि प्रायोरिटाइजेशन कितनी देनी है इसको, सारा कुछ, कौन वर्क करेगा, कितने पैसे लगेंगे, हर चीज़ इस रिपोर्ट में डिफाइन की जाएगी। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब
कोई भी सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो चीज स्टेक होल्डर्स किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के बने रहें, ठीक है। ताकि जो पर्सन अगर किसी को रोल अलॉट है कि उसने हाईलाइट करनी है अगर कोई भी रिस्क हो, तो वो उस पर्सन उसे पता हो कि ये उसकी जॉब है। तो लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर सारे एम्प्लॉयज़ को बताएं कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां हम हर पर्सन, हर हेड, हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स एंड एक्सेप्टेबल यूज ऑफ एसेट। इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स, कंपनी में जितने भी एसेट हैं, अब ये जो एसेट हैं, that can be a human assets, that can be a hardware, that can be a software, that can be some information, that can be in a hard form, that can be in a that can be a knowledge only. Every asset we have to list down, we have to list down, and then हमें उस एसेट का एक्सेप्टेबल यूज़, हम उस नॉलेज या उस एसेट का यूज़ कैसे करेंगे और उस एक्सेप्टेबल यूज़ क्या है, वो सारी पॉलिसीज़ इस एरिया में हम डिफाइन करेंगे। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्या है? अगर हमारी कंपनी में एसेट्स हैं लाइक कंप्यूटर, ये कंपनी का एसेट है, इसको कैसे एक्सेस किया जाएगा कंपनी? जैसे कि एक कंप्यूटर है, उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम यूनिक यूज़र आईडी कंप्यूटर का होगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग उसमें एक पासवर्ड लगा होगा, उसके बाद सर्वर से अगर वो सिस्टम कनेक्टेड है तो उस सिस्टम से सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए भी उसमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो ये सारे एरिया जो हैं इस एरिया में हम डिफाइन करते हैं एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर आईटी में, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स। देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आईटी के सारे वर्किंग प्रोसीजर्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे वो हार्डवेयर खरीदेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर्स को लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, और उस सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो डेटा है या उन कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा है उनको कैसे देखा जाएगा, कैसे इरेज किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ये सब चीज़ें, उनका कैसे बैकअप रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसीजर डिफाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें इस एरिया में हम करते हैं। उसके बाद है सप्लाई सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए, आजकल के टाइम में कंपनियां अपना काम बहुत से एरिया दूसरे छोटे सप्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि बहुत सी सर्विसेज बाहर से लेती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस सप्लायर के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, वो आपकी चीज़ों को सिक्योर रखे, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखे। तो इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स को वहाँ इम्प्लीमेंट कराइए। दूसरा, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रखिए कि इन केस अगर कोई चीज़ लीक आउट होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उसकी क्या-क्या पेनल्टीज़ या क्या-क्या लीगल एक्शंस वहाँ लिए जा सकते हैं। इसके बाद इंसिडेंट मैनेजर, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है, तो कंपनी उसको कैसे टैकल करेगी, उस प्रॉब्लम को वो कैसे रिजॉल्व आउट करेगी, वो चीज़ें हम इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर में डिफाइन करते हैं। उसके बाद बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रोसीजर। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रोसीजर क्या है? इसके अंडर हम डिफाइन करते हैं कि इफ़ एनी डिसरप्शन और ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जिसमें कि प्रॉब्लम आ जाती है, वर्किंग को इशू आता है, तो उस सिचुएशन में कंपनी कैसे रिज्यूम करेगी अपनी सर्विसेज को, और कैसे कैसे कम्युनिकेट करेगी एम्प्लॉयज़ के साथ, और स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कैसे किया जाएगा ताकि जो वर्क है वो वापस रिज्यूम किया जा सके विदाउट कंपनी को नुकसान रोके, कंपनी की प्रोडक्शन रोके हुए। अगर प्रोडक्शन रुकती भी है तो उस प्रोडक्शन को कितने टाइम में रिज्यूम कर लेंगे।
तो ये सब चीज़ें यहाँ डिफाइन करते हैं। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी रूल्स डिफाइन किए गए हैं या किसी स्पेसिफिक एरिया में जब वर्क कर रहे हैं तो उस एरिया से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं वो सारे प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड रहें, ताकि कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट रहनी चाहिए और हर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहनी चाहिए थ्रू दिस प्रोसीजर डिफाइंड अंडर क्लॉज नंबर 18, राइट। जैसे अगर आईटी से रिलेटेड है, एचआर से रिलेटेड है और क्या कहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड है, तो सारों के एरियाज डिफाइन होनी चाहिए और उनकी चेकलिस्ट होनी चाहिए जिन्हें वो इंश्योर करते रहें बार बार। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंडेटरी रिकॉर्ड्स हैं जो कि बनाने पड़ते हैं, होते हैं अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें है ट्रेनिंग, स्किल, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। सारे एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं उनके क्या स्किल्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन, तो ये चीज़ें मेंटेन करनी होती है। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स, जब भी हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, जब भी हम फ्लोर पे कुछ कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं उनको सबको मेंटेन करना। इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स, रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, जब हम कोई भी सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑडिट होते रहना बहुत ज़रूरी है उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वेदर इट इज़ इन अ क्वार्टर या फिर 6 मंथली या ईयरली कर रहे हैं, पर प्रॉपर कर रहे हैं। और उस ऑडिट्स के थ्रू जो रिजल्ट्स आए हैं उनका रिकॉर्ड रखना और फिर उन पर एक्शन करना, ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होने चाहिए। उसके बाद करेक्टिव एक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिजॉल्व आउट करेक्टिव एक्शन ताकि वो दोबारा से ना हो, तो वो सारी चीज़ें आ गई। मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट रिव्यू जैसे कि जब हेड ऑफ द आईएसएमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम सारे सब हेड्स को लेकर या एम्प्लॉयज़ को लेकर जब मीटिंग्स करते हैं और वहाँ जो डिसीजंस लेते हैं या उनके जो एमओएम्स होते हैं वो मेंटेन करके रखने होते हैं। लॉग्स ऑफ यूज़र एक्टिविटी एक्सेप्ट, जब भी कोई पर्सन कहीं काम कर रहा है, अपना थंब कर रहा है, अपना पासवर्ड एंटर कर रहा है, किसी सिस्टम पे वर्क कर रहा है, कंपनी के अंदर आ रहा है, जा रहा है, तो उन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। कई नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू मेंटेन। बेटर होता है कि हम मेंटेन रखें ताकि चीज़ें स्मूथली चलती रहें। जैसे कि इसमें डिफाइन किया हुआ है प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट कंट्रोल। जब हम प्रोसीजर्स डिफाइन कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें उन्हें उन डॉक्यूमेंट का वर्जन कंट्रोलिंग हम कैसे रखेंगे, उनको नंबर, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ करते हैं। उसके बाद क्या है कि मोबाइल डिवाइस या टेली वर्किंग पॉलिसी, जैसे कि अगर कोई बाहर से कोई पर्सन आ रहा है या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने मोबाइल्स लेके आ रहे हैं या लैपटॉप्स लेकर आ रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा या उनसे रिलेटेड क्या पॉलिसी डिफाइंड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। इसके सिवा क्लासिफिकेशन, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, क्लासिफिकेशन जो भी कंपनी में इंफॉर्मेशन है उसकी पासवर्ड पॉलिसी, पासवर्ड कैसे डिफाइन होंगे, एक्सपायर कितने टाइम में हो जाएंगे, या फिर क्या कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। डिस्पोजल एंड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी, अगर कोई डॉक्यूमेंट ओल्ड हो जाता है या कोई एसेट ओल्ड होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा ताकि उससे सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इरेज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन करनी होती हैं। इसके लिए प्रोसीजर फॉर वर्किंग इन सिक्योर एरिया, मतलब जहाँ वर्किंग है वहाँ प्रॉपर वर्किंग हो, सिक्योर रहे, डाटा सिक्योर रहे, जो वर्किंग पर्सनस हैं वो सिक्योर हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो क्लियर डेस्क एंड क्लियर स्क्रीन पॉलिसी, जहाँ पर्सन काम कर रहा है वहाँ पर जो पेपर हैं वो ऐसे ही ना पड़े हों कि कोई भी आके उन्हें एक्सेस कर सके, या सिस्टम पे अगर वो काम कर रहा है तो उसका जो डेस्कटॉप है वो क्लियर हो, ऐसा नहीं है कि वो उसको ओपन छोड़ जाए और डाटा कोई भी उठा सके, तो ये सारी चीज़ें। चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, अगर कोई चेंज होता है कंपनी में
कंपनी से कोई पर्सन जाता है या कोई पर्सन आता है, कोई मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को कैसे इम्प्लीमेंट और स्मूथली किया जाए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। बैकअप पॉलिसी, डाटा का बैकअप लेना, अगर कोई कंप्यूटर या कोई सर्वर है या फिर कोई भी तरीके से वर्किंग है, उन सब चीज़ों का बैकअप रखना, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस बैकअप को वापस से निकाल सकें अपने जो हमने डाटा मेंटेन किया है या रिकॉर्ड्स रखे हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र होगी उसकी पॉलिसी डिफाइन। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, अगर कोई रिस्क होता है तो उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना इम्पैक्ट आएगा, वो सारा कुछ एनालाइज करने का तरीका होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी स्ट्रेटजी भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करने होते हैं अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हैं जो बनाने पड़ते हैं, पर एक बार अगर ये बन जाते हैं तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और आईटी की जो वर्किंग है या किसी भी एरिया की जो वर्किंग है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, और रिकॉर्ड निकालना या रिकॉर्ड में वो करना बहुत इजी हो जाता है इसके थ्रू। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी तरीके का फॉर्मेट मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो मेरा ईमेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन एरिया में भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू।